क्या आप जानते हैं कि 2024 में वैश्विक व्यापार के सिकुड़ने के बावजूद भारत का एक्सपोर्ट 6% से बढ़ा है, या ये कि सन 2000 से अब तक $1 ट्रिलियन से अधिक एफडीआई का इनफ्लो भारत में हुआ है। एक ऐसी दुनिया में आपका स्वागत है जहां जियोपॉलिटिकल तनाव वैश्विक व्यापार को पुनर्गठित कर रहे हैं और इसमें भारत नेविगेट करने के नए तरीके खोज रहा है। मैं प्रतीक हूं और आज हम इकोनॉमिक सर्वे के एक ऐसे अध्याय में थोड़ी गहराई से उतरेंगे जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, भारत का एक्सटर्नल सेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी निवेश और वैश्विक डिसरप्शंस ये आपके व्यवसाय, नौकरी की संभावनाएं और आपके एक्सपेंडिचर्स को कैसे प्रभावित करते हैं, हम इसको अगले कुछ मिनटों में जानेंगे। मैं कुछ ऐसी इंसाइट्स पेश करूंगा जिससे कि आप भारत का स्थान वैश्विक व्यापार में थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से वैश्विक व्यापार के सबसे जटिल पुनर्गठन के फेज से गुजर रहे हैं। इकोनॉमिक सर्वे 3 मेजर इंडेक्सेस को हाईलाइट करता है जो तीनों एक ही निष्कर्ष की ओर इशारा करते हैं। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज ऐतिहासिक हाई लेवल्स पर हैं। जियोपॉलिटिकल रिस्क इंडेक्स, ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स और ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी इंडेक्स सभी चेतावनी के संकेत दे रहे हैं। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट डेटा नहीं है, ये वास्तविक शिपिंग मार्गों को प्रभावित कर रहा है। 2023 के अंत में शुरू हुए रेड सी कॉन्फ्लिक्ट्स ने शिपिंग कंपनियों को अफ्रीकी महाद्वीप के चारों ओर रूट बदलने पर मजबूर कर दिया, जिससे हजारों किलोमीटर और हफ्तों की देरी हुई। पनामा नहर के सूखे ने यातायात को 40% कम कर दिया, जो वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 5% तक है। होर्मुज स्ट्रेट के तनाव ने दुनिया के पेट्रोलियम लिक्विड खपत के 21% को लगभग जोखिम में डाल दिया है। जबकि पारंपरिक टैरिफ घट रहे हैं, उनकी जगह सिर्फ पिछले 4 वर्षों में ही लगाए गए नए 26,000 से अधिक नए व्यापार प्रतिबंधों के जाल ने ले ली है। इनमें तकनीकी बाधाएं, सब्सिडी और क्लाइमेट संबंधित नियम जैसे कि ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म शामिल है। आपको क्यों ध्यान देना चाहिए? क्योंकि ये वैश्विक बदलाव सीधे भारत की एक्सपोर्ट कैपेसिटी, इंपोर्ट की कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स के फ्लो और अंततः जॉब क्रिएशन को प्रभावित करते हैं। व्यवसायों के लिए ये आपके सप्लाई चेन, इनपुट कॉस्ट्स और मार्केट एक्सेस को प्रभावित करता है। उपभोक्ताओं के लिए या कंज्यूमर्स के लिए ये स्मार्टफोन की कीमतों से लेकर आपके स्थानीय दुकानों की शेल्फ पर इंपोर्टेड सामानों की उपलब्धता तक सब कुछ प्रभावित करता है। इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बावजूद भारत का प्रदर्शन व्यापार में उल्लेखनीय रहा है। हमने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाया है। फाइनेंशियल ईयर 2025 के पहले 9 महीने में कुल एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर 6% तक बढ़ गया। विशेष रूप से मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट पहले 6 माही में 5.6% से बढ़ा, जबकि सर्विसेज एक्सपोर्ट 11.6% से ग्रो हुआ। यह बेहतर प्रदर्शन और भी प्रभावशाली है जब आप विचार करते हैं कि वैश्विक व्यापार कई क्षेत्रों में एक्चुअली संकुचित हो रहा है। भारत धारा के विपरीत तैरने में कामयाब रहा है। इस ग्रोथ को बढ़ावा दे क्या रहा है? आइए इसे सेक्टर वाइज ब्रेक डाउन करें। भारत ने सर्विसेज एक्सपोर्ट में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी सर्विसेज में एक प्रमुख स्थान स्थापित कर लिया है। हम टेलीकम्युनिकेशंस, कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन सर्विसेज के वैश्विक एक्सपोर्ट बाजार में 10.2% हिस्सा रखते हैं, जो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। यह सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज के बारे में नहीं है, ये भारतीय युवाओं के लिए लाखों हाई स्किल्ड, हाई क्वालिटी जॉब्स और फॉरेन एक्सचेंज कमा पाने की कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक और भी अधिक आकर्षक कहानी बताता है। FY24 की तुलना में FY25 में एब्सोल्यूट टर्म्स में एफडीआई इनफ्लो लगभग 18% से बढ़ा। एब्सोल्यूट टर्म्स में FY25 के केवल फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में लगभग 49.2 बिलियन USD का इनफ्लो हुआ। लॉन्ग टर्म में अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 24 तक भारत में एफडीआई इनफ्लो अब $1 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर चुका है। ये $1 ट्रिलियन की विदेशी कंपनियां हैं जो भारत के भविष्य पर दांव लगा रही हैं। ट्रेडिशनल लीडर्स जैसे सिंगापुर और मॉरिशस को पीछे छोड़ते हुए यूएस अब टॉप एफडीआई इन्वेस्टर के रूप में उभरा है। ये दुनिया की सबसे बड़ी और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमीज के बीच में बढ़ते स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट को दर्शाता है। सेक्टर वाइज टेक्नोलॉजी को सबसे बड़ा एफडीआई मिला और उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी आती है। ये सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, बेस्ट प्रैक्टिसेस और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेशन का ट्रांसफर है। ग्लोबल इंस्टेबिलिटी के बावजूद भारत का एक्सटर्नल सेक्टर मजबूत है।
FY 2025 की दूसरी तिमाही में करंट अकाउंट डेफिसिट जीडीपी के 1.2% पर मैनेजेबल था, जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 1.3% से थोड़ा सा बेहतर है। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दिसंबर 2024 के अंत तक 640 बिलियन यूएसडी तक पहुंच गया है। व्यावहारिक संदर्भों में इस संख्या का क्या महत्व है? ये रिजर्व्स 11 महीने के आयात या इंपोर्ट्स को कवर कर सकते हैं और हमारे एक्सटर्नल डेट का लगभग 90% है। ये ग्लोबल उथल पुथल के खिलाफ, बाहरी झटकों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान करता है। इसे वैश्विक उथल पुथल के खिलाफ भारत की इंश्योरेंस पॉलिसी जैसा ही समझिए। हमारी एक्सटर्नल डेट की स्थिति स्थिर है और एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो 19.4% तक बना है। ये कई साथी इकोनॉमीज की तुलना में काफी बेहतर है और इससे हमें अपने एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस को मैनेज करने में काफी सपोर्ट मिलता है। सबसे प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट्स में से एक है एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स और डेस्टिनेशन मार्केट्स में डाइवर्सिफिकेशन। भारत इसे लाने में सफल रहा है। सर्वेक्षण नोट करता है कि भारत ने एक्सपोर्ट बास्केट में नए प्रोडक्ट्स को जोड़ा है और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स में एक्सपैंड किया है। यह डाइवर्सिफिकेशन किसी भी सिंगल मार्केट पे या प्रोडक्ट कैटेगरी पे ओवर डिपेंडेंस या ज्यादा निर्भर होने से हमें बचाता है और हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर झटकों से बचने के लिए ज्यादा तैयार है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरह ही हम एक्सटर्नल सेक्टर में एक ही मार्केट पे डिपेंडेंट होकर रिस्क को बढ़ाने के बजाय मल्टीपल मार्केट्स में डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क को कम करते हैं। इन सकारात्मक विकासों के बावजूद इकोनॉमिक सर्वे कई महत्वपूर्ण चुनौतियों को हाईलाइट करता है जो हमारे आने वाले वर्षों में भारत के एक्सटर्नल सेक्टर को प्रभावित कर सकती हैं। सबसे पहले सर्वेक्षण ग्लोबल ट्रेड पैटर्न में एक मौलिक बदलाव को हाईलाइट करता है, यानी ग्लोबलाइजेशन से स्लोबलाइजेशन या जैसे कुछ लोग कह रहे हैं डी ग्लोबलाइजेशन। व्यापार शुद्ध रूप से इकोनॉमिक फैक्टर्स के बजाय अब पॉलिटिकली कौन किसके ज्यादा पास है उससे इंपैक्ट हो रहा है। 2022 के अंत से देशों ने राजनीतिक सहयोगियों के साथ व्यापार करने में प्राथमिकता दिखाई है और इससे इकोनॉमिक अलाइनमेंट जो है वो चेंज हो रहा है। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में लौटने के बाद उनके प्रशासन के बढ़ते हुए टैरिफ की धमकी देने के साथ हम एस्टैब्लिश ट्रेड पैटर्न्स में और डिसरप्शंस देखने वाले हैं। सर्वे आने वाले महीनों में सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चरिंग जारी रखने की उम्मीद करता है, जो भारत के लिए चुनौतियां और अवसर दोनों प्रदान करते हैं। तीसरा, क्लाइमेट चेंज से संबंधित ट्रेड मेजर्स कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स के एक नए रूप में उभर के आ रहे हैं। ईयू का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म और डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भारतीय एक्सपोर्ट्स को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि हम इन नए रेगुलेशंस के लिए शायद पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। चौथा, जबकि हमारे करेंसी रिजर्व्स एक बफर प्रदान करते हैं, सर्वेक्षण नोट करता है कि ग्लोबल मॉनेटरी कंडीशंस और विशेष रूप से अमेरिकी इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजंस कैपिटल इनफ्लोज में इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स ने बदलते इन्वेस्टर सेंटिमेंट और बाजार में कंपैरेटिव रिटर्न्स के आधार पर काफी उतार चढ़ाव देखा। जियोपॉलिटिकल डिसरप्शंस के कारण लॉजिस्टिकल चुनौतियां और बढ़ती शिपिंग कॉस्ट भारत की ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम पेश कर रही हैं। ये डिसरप्शंस जितने लंबे समय तक बने रहेंगे उतना ही अधिक वे एक्सपोर्ट्स के लिए मार्जिन को कम करेंगे और इंपोर्टेड सामानों के लिए कीमतों को बढ़ाएंगे। तो आपको इस विश्लेषण से क्या निकालना चाहिए? सबसे पहले, भारत का एक्सटर्नल सेक्टर तेजी से अस्थिर दुनिया में एक उल्लेखनीय लचीलापन या रेजिलियंस दिखा रहा है। हमारा डिवर्सिफाइड एक्सपोर्ट बास्केट, बढ़ते इनफ्लोज और मजबूत फॉरेक्स पोजीशन एक ठोस आधार प्रदान तो कर रहे हैं। दूसरा, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी के बजाय तेजी से स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट पर आधारित नए पैटर्न में डिवाइडेड होते जा रहे हैं। ये रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप व्यापार मालिक या एक्सपोर्टर हैं तो ट्रेडिशनल डेस्टिनेशन से परे अपने मार्केट एक्सपोजर को थोड़ा डाइवर्सिफाई करें। विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन के बाजारों के लिए कड़े रेगुलेशंस जैसे एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी के रेगुलेशंस के लिए तैयार रहें। पॉसिबल डिसरप्शंस के लिए अपनी सप्लाई चेन्स की समीक्षा करें और आकस्मिक योजना या कंटिंजेंसी प्लान्स बनाएं। एक्सपोर्ट प्रमोशन और मैन्युफैक्चरिंग के लिए नए सरकारी इंसेंटिव्स का पता लगाएं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो ऐसे सेक्टर्स जिसमें एफडीआई बढ़ रहा है उसमें डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स पर विचार करें। जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन रीस्ट्रक्चर हो रही है वैसे उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहें।
ऐसे सेक्टर्स से सावधान रहें जो स्टेबल ट्रेड रूट्स पे कुछ ज्यादा ही निर्भर हैं। ऐसी कंपनियों पर ध्यान दें जो फ्रेंड शोरिंग ट्रेंड्स के लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। अगर आप नौकरी के इच्छुक हैं तो डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट से संबंधित स्किल्स अभी भी हाई डिमांड्स में हैं। टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ता एफडीआई नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लायंस और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स में एक्सपर्टीज तेजी से वैल्यूएबल होते जा रहे हैं। तो 2025 में भारत के एक्सटर्नल सेक्टर की कहानी परिवर्तन के बीच रेजिलियंस की है। जबकि ग्लोबल इकोनॉमिक लैंडस्केप तेजी से कॉम्प्लिकेटेड और डिवाइडेड होता जा रहा है, भारत में व्यापार और इन्वेस्टमेंट इन्फ्लोज में स्टेबिलिटी आई है, जबकि ग्लोबल वैल्यू चेन्स में हमारी स्थिति में सुधार ही आया है। इकोनॉमिक सर्वे ये स्पष्ट करता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों में रीअलाइनमेंट के दौर में हैं। देश अपने व्यापार और निवेश पैटर्न्स को नए तरीके से तैयार कर रहे हैं, न केवल कॉस्ट एंड एफिशिएंसीज के आधार पर ट्रस्ट और शेयर्ड वैल्यूज के आधार पर। भारत के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन्स में अपने आप को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में स्थापित करने का ये एक सुनहरा अवसर है। ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबलाइजेशन के इस नए युग में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रिफॉर्म्स ये बहुत ही मूल्यवान है। अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा तो कृपया लाइक दबाइए, शेयर दबाइए और सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदारों दोस्तों को बताएं। हम लोग इस चैनल पर आर्थिक सर्वेक्षण का विश्लेषण कर रहे हैं और हमारा गोल है इंडिया का इंडस्ट्रियलाइजेशन। थैंक यू।